अस्सलाम नाज़रीन, सुराब खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, अडयाला जेल से इमरान अहमद खान नियाज़ी की गुफ्तगू रिपोर्ट हो रही है। बहुत सख्त तरीन गुफ्तगू है, बहुत ही ज्यादा सख्त तरीन गुफ्तगू है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के इमरान खान ने बार बार नाम लिया है, बल्कि उनके ऊपर मजीद इल्जाम लगा दिए हैं। फिर खान 1971 बड़ी हमारी जो काली तारीख है, हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जनरल यहिया का उसके अंदर रोल, उस पर खान ने गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रख देते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन डेमोन्स्ट्रेशन होने वाली हैं और ये मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रही हैं। उस डेमोन्स्ट्रेशन से पहले चंद एक इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्टें यानी खुफिया रिपोर्ट्स मंजर पर आ गई हैं और सोशल मीडिया पर मैसिवली वायरल हैं। अब ज़ाहिर है मेरा तो सोर्स नहीं है, मुझे को मुंह नहीं लगाता, मेरी औकात नहीं है कि मुझ तक ऐसी कोई रिपोर्ट पहुंचे, लेकिन सोशल मीडिया पर मैं जो देख रहा हूं लग रहा है कि ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं। उनके अंदर चंद चीजों की तरफ नाज़रीन इशारा किया जा रहा है। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ संजीदा गुफ्तगू और बातचीत हो रही है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, इस वक्त फ्रांस के अंदर बैनुल-अक़वामी तौर पर फ्रांस के अंदर मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं। फ्रांस में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और हुकूमत को खदेड़ रहे हैं, वहां के निजाम को खदेड़ रहे हैं। देखिए, फ्रांस के अंदर जो कुछ हो रहा है ना, ये अगेन अनप्रेसिडेंटेड है। अभी जो मैं देख रहा था, रॉयटर्स जो बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा, 80,000 से ज्यादा डिप्लॉयमेंट्स हैं, यानी 80,000 से ज्यादा ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, जो लोगों को रोकने के लिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मौजूद है। अवाम का जो स्लोगन है वो ये है कि ब्लॉक एवरीथिंग, यानी बंद मतलब बंद, यानी सब कुछ बंद कर दें। वैसे कश्मीरियों को कॉपीराइट क्लेम करना चाहिए फ्रांस से, को फ्रांसीसी नजर आए तो उससे कॉपीराइट क्लेम करेंगे भाई ये कश्मीर से शुरू हुआ था, तो वो कह रहे हैं कि ब्लॉक एवरीथिंग यानी बंद, सब कुछ बंद। जिरगा नाज़रीन एक ही है, यानी जो बवाल है वो सिर्फ एक ही है, चाहे वो फ्रांस के अंदर हो, चाहे नेपाल के अंदर था, चाहे श्रीलंका के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, चाहे इंडोनेशिया में था, चाहे फिलीपींस में था, चाहे अब कश्मीर के अंदर भी है कि भाई हमारे बेसिक चंद एक राइट्स हैं, ये राइट्स हमें दें, अब हम नहीं जी सकते इन राइट्स के बगैर। फ्रांस के अंदर नाज़रीन लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपने हमारी पेंशन फ्रीज कर दी है और आपने हमारी हॉलीडेज खत्म कर दी, उनके को लेकर और मुख्तलिफ जो बेसिक राइट्स हैं और फिर जो इन्फ्लेशन बढ़ी है उनको लेकर अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद है। 300-400 बंदा उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन फ्रांस के अंदर बढ़ रही हैं, पेरिस के अंदर भी मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं, तो ये बढ़ती चली जा रही है। अब ये पूरी दुनिया के अंदर नाज़रीन डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, लोग बाहर नहीं कर रहे हैं और गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है नाज़रीन कि देखें, दुनिया ना अब चेंज हुई है, अब जेन ज़ी का दौर है, इंटरनेट है, दुनिया सुकड़ चुकी है। अब आप चैट जीपीटी के ऊपर आप कुछ भी मुंह से निकालें, पूरी दुनिया आपके सामने आकर खड़ी हो जाती। अब लोग देख रहे हैं नाज़रीन, और चाहे फिलीपीन हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, इंडोनेशिया, वहां पर का बंदा ये महसूस करता है कि यार हम क्या पेड्डू हैं, यानी दुनिया किधर जी रही है और हम किधर जी रहे हैं, हम बिल्कुल पेड्डू बने हुए हैं। यानी हम लोग आज भी सड़क टूटी, इंटरनेट इलाज फ्री कर दें, हमारा अमीन के पीछे भाग रहे हैं। और हमारी शक्लों के ऊपर से, मैं रिसेंटली कुछ मुल्कों में गया हूं, आप यकीन माने हमारी शक्लों से हम बेईमान लगते हैं, हम फ्रॉडिये लगते हैं, और हमारी शक्लों से गुर्बत टपक रही होती है। भरपूर जवानी में हम होते हैं, लेकिन गुर्बत हमारी शक्लों में से टपक रही होती है, उजड़े हुए बाल, स्लीपलेस आई, बुरी हालत हुई होती है। आप दुनिया के ममालिक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या जो अच्छे, जहां पर रूल ऑफ लॉ है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेट्स है, उनके लोगों को देखें 6-6, 7-7 फुट का नाज़रीन वो उनका जवान है, ये खूबसूरत रोशन चेहरे, भाई उनकी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटीज, वो गुफ्तगू और बातचीत करते हैं, और हम बिल्कुल पेड्डू, यानी भेड़ें दुनिया भर में जाकर लग रही होती है। तो जेन ज़ी या जो दुनिया भर में नई नई एक जनरेशन आ रही है, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि भाई एनफ, अब नहीं हो सकता, यानी इन राइट्स के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। हमें एक नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेट चाहिए, जहां पर लोगों की शराफत महफूज हो, जहां पर लोगों की सफेद पोशी महफूज हो, जहां पर रूल ऑफ लॉ हो, जहां पर लोगों को रोटी मिले, जहां पर इलाज मिले, जहां पर तालीम मिले, जहां पर बुनियादी जरूरतें मिलें, जहां पर आप सिक्योर महसूस करें, जहां पर सड़क के ऊपर चलने से आपका लक ना टूटे। तो ये लोग अब क्लेम कर रहे हैं और ये चीजें हम पूरी दुनिया में ट्रांसलेट होते हुए देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रही है 29 तारीख को, और ऐलान कर दिया गया है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। देखिए, कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, अवामी एक्शन कमेटी नाज़रीन उनकी जड़ें हैं कश्मीर में, और पूरे कश्मीर के अंदर कोई जगह, कोई बाजार, कोई गांव देहात ऐसा नहीं है जहां पर अवामी एक्शन कमेटी की प्रेजेंस नहीं। और ये सिर्फ प्रेजेंस नहीं है, ये बड़ी तगड़ी प्रेजेंस है, ये एनर्जेटिक प्रेजेंस है, यानी दे मीन्स बिजनेस। ये जब खड़े हो जाते हैं तो फिर कश्मीर के एक कोने से लेकर दूसरे आखिरी कोने तक खड़े हो जाते हैं, और जाहिर सब पावर कॉरिडोर्स भी ये चीज जानते हैं। फिर इनकी स्ट्रेंथ ये है कि नाज़रीन एक इंटरनेशनली ओवरसीज डायस्पोरा है कश्मीरियों का, जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ा है। यानी ये जब भी इधर एहतजाज होता है तो दुनिया भर के हाई कमीशन या एम्बेसीज के सामने लोग जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर नाज़रीन कश्मीर चूंकि एक डिस्प्यूटेड जगह है, एक डिस्प्यूटेड स्टेट है, तो उसके हवाले से इंटरनेशनल स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं। यानी दुनिया भर के एम्बेसीज या दुनिया भर के जो इदारे हैं, उनके अंदर बाकायदा से कश्मीर सेल्स बने हुए हैं, और वो कश्मीर की सूरत हाल को मॉनिटर करते हैं। एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इस जगह को, इस रीजन को कहा जाता है कि दो मेजर न्यूक्लियर पावर्स इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में ये जगह है जो कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तो वहां पर जो कुछ यानी पत्ता भी हिलता है तो दुनिया उसे मॉनिटर करती है,
और फिर कश्मीर का नादरीन जो लोगों का मिजाज है वो भी बड़ा डिफरेंट है। यानी सड़क पर अगर वो लोग आ जाएं तो उसके बाद फिर आप नहीं समझेंगे वो वापस जाएंगे। ये हमने होते हुए देखा है। कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी अपनी स्ट्रेंथ शो करवा चुकी। अब जो 29 तारीख का नादरीन जो माहौल बन रहा है, ये चीजें गर्म हो रही हैं और ये चीजें खराब होती जा रही हैं। कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ये कह रही है कि 38 मुतालबात है जी, पूरा कश्मीर हम बंद करेंगे और मुतालबात आपको मानने पड़ेंगे। नजर ये आ रहा है कि नादरीन हुकूमत ये महसूस कर रही है कि भाई बहुत ज्यादा हो गया है, हर दफा हम आपकी बात नहीं मान सकते, लिहाजा इस दफा हम आपको थोड़ा सा सेका लगाते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि रियासत क्या होती है, स्टेट क्या होती है, स्टेट की रिट क्या होती है। हमने एक्स प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखी जो कि इश्तियाल अंगेज थी फारूक हैदर की। उस स्टेटमेंट को कोट ही नहीं करना चाहिए था, शेमफुल स्टेटमेंट है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, एक पॉलिटिशियन को वो जेब भी नहीं देती जिस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी है। अब नादरीन जो इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स हैं जो कि मंजर-ए-आम पर आई हैं, इनमें यह क्लेम किया जा रहा है कि आजाद कश्मीर के अंदर कुछ शरपसंद अहम तरीन जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। इनके अंदर कश्मीर फोर्सेस एकेडमी है, रेफ्यूजी मैनेजमेंट सेल है, मिलिट्री सेटअप है, फिर एजे के पुलिस लाइन है। यानी 4-5 हसास तरीन जगहों की निशानदेही की गई है कि वहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि कोई शरपसंदी हो सकती है। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये आई है और वो कह रहे हैं कि नेफेरियस डिजाइन टू टारगेट द स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इन एजे के। तो ये इशारा कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं या जो इंस्टॉलेशंस हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर कोई शरपसंदी हो सकती है। अब नाज़रीन रिपोर्टें बाज़ाहिर लग रहा है कि ठीक है, देखें अवामी एक्शन कमेटी तो बाहर निकलेगी, हमें तो पता है कि ये पुरअमन लोग हैं और इनका जो मंशूर है वो पुरअमन है, लेकिन उसके बावजूद जब इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं तो उसके अंदर जो शरपसंद अनासिर होते हैं उन्हें एक एज मिल जाता है, या बहुत सारे ऐसे मोल्स होते हैं जो इसके अंदर शामिल होकर डैमेज कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, जो स्टेट का नुकसान होता है, जो रियासत का नुकसान होता है। और स्टेट रियासत का मतलब यह है कि इदारे और अवामी एक्शन कमेटी, यानी हम सब का नुकसान है जो कि हो जाता है। अवामी एक्शन कमेटी की नाज़रीन ये जिम्मेदारी है कि उन्हें अवाम को, एक तो पहले तो खैर वो अवाम को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उन्हें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि बिल्कुल निचले लेवल तक ये इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी ऐसा स्लीपर सेल या कोई भी ऐसा शरपसंद इस तहरीक के अंदर शामिल ना हो जो किसी भी इदारे, मिलिट्री, पुलिस, रेंजर्स, उनकी गाड़ियां, बावर्दी ऑफिशियल्स या कोई भी इंस्टॉलेशन सरकारी या प्राइवेट उसे नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि एक शरपसंद भी नाज़रीन शामिल हो जाता है तो इस पूरी तहरीक को वो नुकसान पहुंचाएगा। तहरीकें वही कामयाब होती हैं जो पुरअमन होती हैं। अवामी एक्शन कमेटी एक पुरअमन तहरीक है, इसीलिए कामयाब हो रही है। ये कब तक पुरअमन रहेगी, ये हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो इस अवामी एक्शन कमेटी के अंदर शामिल होगा। यानी लीडरशिप तो ऊपर से गाइड करेगी, लेकिन हर उस शख्स की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी बंदे को इस तरफ ना जाने दे कि जहां पर वो इदारों की तरफ जाए, अथॉरिटीज की तरफ जाए, पुलिस की तरफ जाए, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों की तरफ जाए या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ जाए। ये आप सबकी, हर शख्स की जिम्मेदारी है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि रियासत के अंदर ना तो इंस्टीट्यूशंस को ना उनकी शख्सियात को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। बहरहाल ये रिपोर्ट्स खुद ब खुद सोशल मीडिया पर आई हैं और कोई पता नहीं कहां से आई हैं, लेकिन सर्कुलेट कर रही हैं, लिहाजा इट्स एन अलार्म कि इन चीजों को देखने की जरूरत है। अब नाज़रीन अलीमा खान साहब ने कुछ गुफ्तगू किया अडयाला जेल से बाहर आकर और वो इमरान अहमद खान न्यादी से उनकी मुलाकात हुई है। अलीमा खान ये कह रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल फिट है, खान की सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है। बुशरा बीबी जो साबिक खातून अव्वल हैं, एक्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। बुशरा बीबी को चक्कर आ रहे हैं और उनके बारे में नाज़रीन खैर बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और बड़ा मिसट्रीट किया गया उन्हें अडयाला जेल में। उसके बाद वो बताते हैं कि इमरान खान ने हमसे पूछा है कि क्या आप लोग बाहर जाकर हमारा पैगाम देते नहीं हैं। उसके बाद स्ट्रेट अवे खान वो कह रहे हैं कि इमरान खान का ये पैगाम है। खान ने कहा कि 1971 में सानेहा हुआ, जनरल यहिया खान जिम्मेदार था, यानी पाकिस्तान दोरख्त हुआ और वो जख्म आज भी ताज़ा है। नाज़रीन पाकिस्तान टूटा, मुल्क टूटा, ये बड़ी शर्मनाक होती है चीज़। ये देखें मुल्कों की ना इज्जतें होती हैं, एक ग्रेस होती है, रियासतों की भी डिग्निटी होती है। तो ये हमारी डिग्निटी के ऊपर हमला था कि जहां पर हमारा मुल्क टूट गया। पॉलिसीज चाहे उस वक्त के डिक्टेटर्स की गलत थी या पॉलिटिशियंस की गलत थी या फिर इंडिया उसके अंदर ठीक प्ले कर गया। बहरहाल जो भी था नाज़रीन, हमें अपने घर का ख्याल करना चाहिए था और पाकिस्तान टूटना नहीं चाहिए था। यह मुल्क क़यामत तक कायम रहने के लिए बना है, अल्लाह इसको इसी तरह से कायम रखे। खान ने कहा कि 1971 में सानेहा हुआ, उसका जिम्मेदार जनरल यहिया है। हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाई गई, 4 साल लगे उस कमीशन रिपोर्ट को बनाने में। उसमें कई सौ लोगों के इंटरव्यूज किए गए, उसमें एयरफोर्स और मिलिट्री के लोगों ने हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में असिस्ट किया और हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक जनरल यहिया ने अपने इख्तिदार को लंबा खींचने के लिए पाकिस्तान तोड़ा है। यानी उस वक्त का डिक्टेटर अपने इख्तिदार को लंबा खींचने के लिए एक पार्टी जिसकी मेजॉरिटी थी, जिसका राइट बनता था कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाए नाज़रीन,
اور اسے توڑ دیا. اچھا ویسے اگر تاریخ کو آپ پڑھیں ڈفرینٹ لینجز سے تو یہ صرف 1971 میں نہیں ہوا تھا. یعنی جو اردو زبان ہی تھی ناظرین, جو بنگالی ہے, اس کے اوپر اردو زبان کو ترجیح دینے سے ہی یہ آغاز ہو چکا تھا, چونکہ ریاستوں کے اندر وہی قومی زبان ہوتی ہے جو قوم بولتی ہے, جو زیادہ تر لوگ بولتے ہیں. لیکن بہرحال ایک کنٹروورشل تاریخ ہے جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے. کے عزیز کی مرڈر آف ہسٹری ضرور پڑھیں, آپ انجوائے کریں گے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجیبر الرحمان کو جیل میں ڈال دیا جنرل یحییٰ نے, مذاکرات کیے اور رات کو ملٹری آپریشن شروع کر دیا. ایک جنرل نے اپنی ذات کے لیے سارے فیصلے کیے. پھر وہ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف آتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 9 مئی کروایا تاکہ پی ٹی آئی کو ختم کر دوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کے تمام تر جو اس حقائق کو چھپایا جا رہا ہے اور حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے. بہت سارے جو حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں, ایک تو اپنی لکھی ہوئی لکھائی ناظرین پڑھنا بعض اوقات عذاب بن جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی صورت اس حکومت کو لیجیٹیمیسی نہیں دینی. خراج تحسین پیش کرتا ہوں پارٹی کے ان تمام تر لیڈرز کو جنہوں نے اسمبلیوں کی جو قائمہ کمیٹیاں ہیں وہاں سے استعفے دیے. اب خان کا نیا حکم آیا اور انہوں نے کہا کہ سینٹ کی بھی تمام تر کمیٹیوں سے استعفے دے دیں. یعنی پاکستان کا جو لوئر ہاؤس ہے, نیشنل اسمبلی, قومی اسمبلی ہے, ایوان زرعی ہے, وہاں سے لیجیٹیمیسی دے دی ہے نظام کو. یعنی وہاں سے خان نے لیجیٹیمیسی چھین لی. یعنی اپوزیشن ہی موجود نہیں ہے, کمیٹیز کے اندر اپوزیشن موجود نہیں ہے, تو آپ کی جو لوئر ہاؤس ہے اس کی لیجیٹیمیسی ختم ہو گئی ہے. ڈیموکریسی کو چلانے کے لیے 2 ہاؤس چاہیے, لوئر ہاؤس نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ اپر ہاؤس. تو لوئر ہاؤس جو نیشنل اسمبلی ہے وہ ادھیڑ دیا خان نے, یعنی اس کو برباد کر دیا. وہاں کی اس کی کوئی زیرو لیجیٹیمیسی ہے چونکہ اپوزیشن ہی موجود نہیں ہے. اب خان کہہ رہا ہے کہ جو ایوان بالا ہے, اپر ہاؤس ہے, سینٹ ہے, لیجسلیچرز ہیں, ان کے بارے میں خان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ان کمیٹیوں سے استعفے دے دیں. تو خان یہ وعدے کر رہا ہے کہ بھائی سلولی وہ ڈی لیجیٹیمائز کر رہا ہے اس سسٹم کو. پھر خان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اچھا کیا, تمام تر مراتیں واپس کریں, گاڑیاں واپس کریں, چابیاں واپس دیں, ملازمین سب واپس کر دیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. پھر عمران خان نے کہا کہ میں چند دنوں میں نیا لاہ عمل دوں گا. یہ خان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد میں ایک اور لاہ عمل دینے والا ہوں. خیبر پختونخوا میں آپریشن کیا جا رہا ہے اور یہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. آپریشن کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے, اس آپریشن کو روکنا چاہیے. گنڈاپور کو کہیں کہ ملٹری آپریشن کو رکوائے. افغانستان جا کر ہم اگر بمباری کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. ایسے لوگوں کی, افغانیوں کو ڈس ریسپیکٹ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. یعنی جو افغانی نکالے گئے ان کی ڈس ریسپیکٹ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جناب افغانستان کے اندر ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے. اگین ایک بہت خوفناک بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ اینٹائی طالبان لابی کو خوش کیا جا رہا ہے, اور یہ اہم ترین پاکستان کی جو اتھارٹیز ہے ان کا نام لے کر خان یہ کہہ رہا ہے کہ اینٹائی طالبان لابی کو خوش کیا جا رہا ہے. دین خان سیٹ کہ جس ملک میں جنگ نہیں ہے یہ جنگ بنا رہے ہیں. ویری ویری سیریس اسٹیٹمنٹ بائی ایکس پرائم منسٹر کہ جس ملک میں جنگ نہیں ہے یا جہاں جنگ نہیں ہے وہاں پر جنگ بنا رہے ہیں. سب خیبر پختونخوا کے ایم پی اے کھڑے ہو جائیں اور کسی بھی طرح کے آپریشن کو رکوائیں. میں ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہا تھا ناظرین, کے پی کی حکومت کے کچھ جو ترجمان ہیں انہوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن کے پی کے میں ہو ہی نہیں رہا اور خان تک ایگزیکٹ معلومات پہنچ نہیں رہی, اور گنڈاپور صاحب کو خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. سرم جاوید صاحب سے میں نے انٹرویو کیا, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں میرے اوپر جو انڈے مروائے گئے یا جو میرے اوپر ایک ٹاؤٹ چھوڑا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام نہ لوں. ہمارا ملک ہے, ہم جس کا مرضی ہوگا ہم نام لیں گے. خان نے کہا ہے کوئی اور بندہ ذمہ دار نہیں ہے, فیلڈ مارشل صاحب ذمہ دار ہے. بے شمار الزامات ہیں ناظرین, اگین عمران خان نے لگا دیے ہیں. لیٹس سی اس کا حل, یہ جو پولیٹیکل کیوس ہے اس کا سلوشن کیا نکلتا ہے اور یہ چیزیں کس طرف جا کر سیٹل ہوتی ہیں. وی نیڈ پیس. ناظرین اس وقت جو پاکستان کا صوبہ ہے پنجاب بڑھ گیا ہے, تباہی وہاں پر نکل گئی ہے. حفیظ بادشاہ صاحب ماہر اکانومسٹ ہیں, آج میں نے ان کا انٹرویو کیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو غربت کی شرح ہے 50% تک پہنچ چکی ہے. یعنی کہ 25 کروڑ آبادی والے ملک میں ناظرین 50% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے, اور غربت کی لکیر سے نیچے کا مطلب یہ 2 ٹائم کی روٹی نہیں کھا رہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر 1 کروڑ 80 لاکھ وہ نوجوان ہیں جو بالکل بیکار ہے, بالکل بیکار, نہ کام کا نہ کاج کا, دشمن اناج کا, یعنی صرف روٹیاں پھاڑے جا رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے. یعنی ڈائریکشن لیس 1 کروڑ 80 لاکھ نوجوان. یہ خوفناک ڈیجٹس ہیں, خوفناک فگرز ہیں. یہ اصل کامن اینیمی ہے جس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے یا کھڑے ہونا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.